नमस्कार। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार समाज में क्राइम अपराध राज्य केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर निर्भर करता है। मानवीय समाज को चलाने के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं। जब कोई व्यक्ति नियम और कानूनों का उल्लंघन करता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे कामों द्वारा समाज में अशांति, अराजकता, कानून का उल्लंघन किया जाता हो उसे अपराध कहते हैं। यानी कि रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हो उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। क्राइम अगेंस्ट चाहे पर्सन हो यानी कि व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपराध करना हो, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी संपत्ति के खिलाफ अपराध हो, हेट क्राइम नफरत की भावना से किया हुआ क्राइम हो, अपराध हो, या सोशियो इकोनॉमिक क्राइम जो हमारी समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं यानी कि सामाजिक आर्थिक अपराध, क्राइम अगेंस्ट मॉरलिटी हो यानी कि नैतिकता के खिलाफ अपराध हो। ऐसे अपराध जो विभिन्न विभिन्न रूपों में हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि हमारे देश भारत के अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी और आईपीसी कितने प्रकार के कानून क्राइम हैं यानी कि अपराध हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पेनल कोड के अनुसार अपराधों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध, कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी कि क्षमा योग्य अपराध, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी कि गैर समाधान अपराध, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि जमानती और गैर जमानती अपराध। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होते हैं यानी कि संज्ञेय अपराध किस किस प्रकार के होते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 2C के अनुसार ऐसे अपराध जिनमें पुलिस ऑफिसर्स विदाउट वारंट किसी व्यक्ति के गलत काम करने पर सीधे उन्हें अरेस्ट करता हो, इसमें सीआरपीसी सेक्शन 154 पुलिस को अथॉरिटी होती है कि वो बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती हैं। क्योंकि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, इसमें पुलिस ऑफिसर्स को अथॉरिटी होती है कि वो बिना किसी वारंट के तुरंत कार्रवाई कर सकें और उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कॉग्नाइजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराधों को पढ़ेंगे तो इसमें देखिए जैसे आईपीसी सेक्शन 375, 376, 378, 370B, 376C और 376D यानी कि रेप की धाराएं हैं। आईपीसी सेक्शन 302 यानी कि मर्डर और हत्या से संबंधित है। आईपीसी सेक्शन 166, 167 यानी कि लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगना, या आईपीसी सेक्शन 142 यानी कि विधि विरुद्ध जमाव लोगों का होना, या कुछ ऐसे अपराध जैसे योजना बनाकर गैर कानूनी काम करना जिसमें चाहे स्मगलिंग हो, बैंक रॉबरी हो, किडनैपिंग हो आदि अपराध कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में आते हैं। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध सीआरपीसी सेक्शन 2(1) के अनुसार ऐसे अपराध जिनमें पुलिस ऑफिसर्स को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार न हो उन्हें नॉन कॉग्नाइजेबल यानी कि असंज्ञेय अपराध कहते हैं। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस गंभीर प्रवृत्ति के नहीं होती हैं। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में पुलिस डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती है। एफआईआर से पहले पुलिस ऑफिसर्स को एनसीआर रजिस्टर करना पड़ता है यानी कि नॉन कॉग्नाइजेबल रिपोर्ट रजिस्टर करनी पड़ती है। एनसीआर रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस ऑफिसर्स कंप्लेन की कॉपी मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करती हैं और मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अनुसार ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर्स को बिना वारंट के और विदाउट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। आईपीसी सेक्शन 295A के अनुसार जैसे धार्मिक शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति की भावना को चोट पहुंचाना, या आईपीसी सेक्शन 313 अबॉर्शन किसी महिला की इजाज़त के बगैर अबॉर्शन करवाना, आईपीसी सेक्शन 191, 192 गिविंग फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट यानी कि झूठे साक्ष्य अदालत में पेश करना, या आईपीसी सेक्शन 419 एंड 500 यानी कि मानहानि, या आईपीसी सेक्शन 402 धोखाधड़ी और चीटिंग से संबंधित मामलों में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मैजिस्ट्रेट से उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, उसके तुरंत बाद एनसीआर रजिस्ट्रेशन के बाद एफआईआर रजिस्टर करते हैं पुलिस ऑफिसर्स। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध में सबसे पहले ये आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कंप्लेन आई है पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स के सामने
तो पुलिस ऑफिसर्स पहले इनमें इन्वेस्टिगेशन करती हैं, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद कार्रवाई की जाती है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी कि क्षमा योग्य अपराध, ऐसे अपराध जिनका समाधान कोर्ट की प्रक्रिया से या बिना कोर्ट की प्रक्रिया से समाधान होता हो, उन्हें हम कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। दो या दो से अधिक पक्षों के बीच समझौते से समाधान हो सकता हो, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें, दोनों पक्षों में एक पक्ष या दूसरा पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोपों को स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह दोनों पक्ष मामलों को रफा दफा करने के लिए समझौता कर लेते हैं। ऐसे अपराधों को हम कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी कि क्षमा योग्य अपराध कहते हैं। यहाँ हमें ये बात ध्यान करने की ज़रूरत है कि समझौता बिल्कुल प्रामाणिक और वास्तविक होना चाहिए। इसमें अगर हम देखें, समझौता दो प्रकार से होता है। सीआरपीसी सेक्शन 321A के अनुसार कोर्ट की अनुमति के बगैर, और सीआरपीसी सेक्शन 322 यानी कि कोर्ट की अनुमति के साथ। आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से मामलों में समझौता कोर्ट की अनुमति के बगैर हो सकता है। जैसे आईपीसी सेक्शन 379 यानी कि चोरी का मामला हो, इसमें अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं और जो चोरी का सामान वापस कर दिया जाता है दूसरे पक्ष के द्वारा, तो ऐसे मामलों में पुलिस ऑफिसर्स एज ए मेडिएटर दोनों पक्षों के बीच में सुलह व समझौता करवा देते हैं और मामले को रफा दफा कर देते हैं। दूसरी ओर आप देखिए, जैसे आईपीसी सेक्शन 298 यानी कि धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना, या आईपीसी सेक्शन 341, 342 किसी को गलत तरीके से बंधक बनाना, या आईपीसी सेक्शन 448 ट्रेसपास ऑफ प्रॉपर्टी जैसे मामलों में हम बखूबी देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स एज ए मीडिएटर इन दोनों पक्षों के बीच में सुलह करवाते हैं और मामलों को रफा दफा कर देते हैं। पहला, दूसरी ओर अगर हम कोर्ट की अनुमति के साथ ऐसे मामले जो सुलझाए जाते हैं उन पर नज़र डालें, तो इसमें आप देखिए कि आईपीसी सेक्शन 312 किसी महिला का गर्भपात करवाना, अबॉर्शन, इसमें हम बखूबी देखते हैं कि सुलह की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। मान लीजिए अगर किसी महिला का गर्भपात उसकी इजाज़त के बगैर करवाया गया है, ऐसी स्थिति में अगर महिला एफआईआर रजिस्टर करती है किसी परिवार के सदस्य के खिलाफ, और बाद में हम देखते हैं कि कोर्ट में अगर सुलह की स्थिति पैदा होती है, तो इसमें हमें ध्यान करने की आवश्यकता ये है कि सबसे पहले सुलह के लिए पीड़ित महिला को शुरुआत करनी होगी। हालांकि ऐसे अपराध जो कोर्ट की अनुमति के साथ होते हैं, इसमें थोड़ा सीरियस नेचर के होते हैं। इनमें आवश्यकता है कि कोर्ट भी इनमें बखूबी ध्यान देती है कि किसी व्यक्ति या किसी अपराधी को ऐसा ना हो कि अपराध कर ले और समाज में एक नेगेटिव मैसेज जाए। तो बहरहाल ऐसे समाधान जो कोर्ट की अनुमति के साथ होते हैं, इनमें जजेस के निर्णय पर सारी प्रक्रिया निर्भर होती है। दूसरी ओर आप देखिए, जैसे आईपीसी सेक्शन 494 यानी कि दूसरी शादी करना, या आईपीसी सेक्शन 509 किसी महिला पर गलत कमेंट करना, या किसी जिसमें चाहे टीसिंग हो या सीटी बजाना हो, या किसी महिला को गलत तरीके से देखना हो। आईपीसी सेक्शन 343 यानी कि 3 दिन से अधिक किसी व्यक्ति को बंधक बनाए रखना। आईपीसी सेक्शन 428 यानी कि जानवर या पशु को मारना या पीटना। ऐसे मामले कोर्ट के साथ ही उनका समाधान या हल होते हैं। बहरहाल यहाँ ये आवश्यकता है कि जब ऐसे मामले जो कोर्ट में सुलह होती है उनकी, इसमें आवश्यकता है कि पीड़ित पक्ष को इसमें पहल करनी होती है। जब पीड़ित पक्ष सहमत होता है कि सुलह करने की संभावना है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट में सुलह की संभावना अधिक होते हुए इन्हें जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल कोर्ट की अनुमति के साथ जो मामले हल होते हैं उनमें थोड़े अधिक सीरियस नेचर के होते हैं। तो ऐसे मामले जो क्षमा योग्य होते हैं उन्हें आमतौर पर कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी कि गैर समाधान अपराध, ऐसे गंभीर अपराध जिनमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं हो। ऐसे गंभीर अपराध जो व्यक्तियों का मसला न बनकर बल्कि समाज का मसला हो या राज्य का मसला हो, जिन पर समाज का गंभीर प्रभाव पड़ता हो, ऐसे अपराधों को नॉन कंपाउंडेबल यानी कि गैर समाधान अपराध कहते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें समझौते की कोई भी किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं रहती है। इसमें पुलिस ऑफिसर्स को विदाउट वारंट सीधे गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है, जिसमें बहुत ही सीरियस नेचर के क्राइम आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें
आईपीसी सेक्शन 300 यानी कि मर्डर और हत्या से संबंधित मामलों को हम नॉन कंपाउंडेबल यानी कि गैर समाधान अपराध कहते हैं। जैसे आईपीसी सेक्शन 304 बी डाउरी डेथ या आईपीसी सेक्शन 375 376 माइनर चाइल्ड के साथ रेप या बलात्कार करना। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी कि गैर समाधान अपराध बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें किसी भी पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्ट अथॉरिटी होती है कि वो बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके सीधे जेल भेज सकती हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आज हमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे आईपीसी सेक्शन 375 376 अगर किसी माइनर के साथ समाज में रेप होता है, क्राइम होता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति जिसने क्राइम किया है इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ओर हमें आगे बढ़ना होगा। साथ में ये एक सकारात्मक कदम ये बढ़ाने की आवश्यकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी किसी माइनर लड़की का बलात्कार करता है तो उसकी सारी संपत्ति उस विक्टिम को दी जाए जिस विक्टिम के साथ घिनौना कृत्य हुआ है। तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है जिससे कि हमारी सीआरपीसी, आईपीसी उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने में सफल हो सके। बेलेबल और नॉन बेलेबल यानी कि जमानती और गैर जमानती अपराध कौन कौन से होते हैं, इससे पहले जानते हैं कि बेल क्या होती है। किसी व्यक्ति को आरोप सिद्ध न होने तक या जांच चलने तक या मुकदमा चलते रहने के दौरान छोड़ा जाना या रिलीज किया जाना एक प्रकार से बेल कहलाता है। आरोपी व्यक्ति को कैद से छुड़ाने के लिए न्यायालय के समक्ष कुछ संपत्ति जमा की जाती है, इसे जमानत राशि कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि नियमित रूप से व्यक्ति सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष समय समय पर आ सके। अब जानते हैं कि बेलेबल ऑफेंस यानी कि जमानती अपराध कौन कौन से होते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 2A के अनुसार ऐसे अपराध जिनमें 3 साल या 3 साल से कम सजा मिलने की संभावना होती है उन अपराधों को हम जमानती या बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो आईपीसी सेक्शन 141 यानी कि गैर कानूनी तौर पर भीड़ इकट्ठा होना या आईपीसी सेक्शन 148 एक घातक हथियार से लैस दंगाई एक जगह इकट्ठे होना या आईपीसी सेक्शन 166 लोक सेवक के द्वारा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून की अवज्ञा करना, आईपीसी सेक्शन 193 न्यायिक कार्रवाई में झूठे साक्ष्य देना या आईपीसी सेक्शन 193 यानी कि धार्मिक पूजा में या सभा में किसी व्यक्ति के द्वारा उपद्रव मचाना। ऐसे छोटे मामले आमतौर पर बेलेबल ऑफेंस में आते हैं। अब जानते हैं कि जो बेलेबल ऑफेंस में या किसी व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार होते हैं। जब हम जमानत से संबंधित अधिकारों की बात करते हैं, राइट ऑफ बेल की बात करते हैं, तो सीआरपीसी सेक्शन 50 जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस ऑफिसर ये सुनिश्चित करते हैं कि अरेस्ट व्यक्ति पर कौन कौन से किस किस प्रकार के चार्जेस लगे हैं। अगर चार्जेस बेलेबल होते हैं तो पुलिस स्टेशन से ही कुछ बॉन्ड पर उन्हें बेल दे दी जाती है। अगर चार्जेस थोड़े गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं तो सीआरपीसी सेक्शन 436 के अनुसार विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और उसे वहां से जमानत राशि पर छोड़ दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत कौन कौन से मामलों में दाखिल की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को आशंका है कि उसे गैर जमानती यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है तो सीआरपीसी सेक्शन 437 या 438 के तहत जमानत के लिए वो व्यक्ति सीजन कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत कुछ न्यायिक शर्तों के आधार पर ही व्यक्तियों को दी जाती है, जिसमें जब भी आवश्यकता हो पुलिस अधिकारी के द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को पुलिस स्टेशन में लाना या पुलिस ऑफिसर्स अगर उस व्यक्ति के घर जाता है तो जांच में पूरा सहयोग करना या बिना अनुमति के उस जुरिडिक्शन से बाहर न जाना या देश को छोड़ कर के न जाना, ये सारे मामलों में ही एंटीसिपेटरी यानी कि अग्रिम जमानत दी जाती है। नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि गैर जमानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें सजा के तौर पर 7 साल से अधिक सजा देने की संभावना हो। ऐसे अपराधों को नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। ये बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो आईपीसी सेक्शन 363 यानी कि किडनैपिंग, अपहरण, आईपीसी सेक्शन 376 रेप और बलात्कार, आईपीसी सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या का प्रयास करना,
आईपीसी सेक्शन 304 बी डाउरी डेथ यानी कि दहेज के कारण मृत्यु होना, आईपीसी सेक्शन 302 यानी कि हत्या और मर्डर से संबंधित ऐसे नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि गैर जमानती अपराध कहलाए जाते हैं। ऐसे अपराधों में जमानत स्वीकार किया जाना आमतौर पर कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि महिला और बच्चे जिनकी उम्र 16 साल से कम है या ऐसे लोग जो शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार हैं, ऐसे व्यक्तियों को कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में ही जमानत पर छोड़ा जाता है। दूसरी ओर आदिवासी मामलों में भी विद इन 60 डेज के अंडर अगर न्यायिक जांच नहीं होती है या आरोप तब तक सिद्ध नहीं होते हैं तो आदिवासी क्षेत्रों में इन लोगों को बॉन्ड पर या जमानत पर रिलीज कर दिया जाता है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी कि गैर जमानती अपराध गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें बेल पर छोड़ा जाना आमतौर पर कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं जिनकी अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी आईपीसी के अनुसार सजाएं हैं। आइए हम जानते हैं कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी कि गलत तरीके से किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना क्या होता है। आईपीसी सेक्शन 340 के अनुसार किसी पुलिस ऑफिसर या किसी व्यक्ति के द्वारा रॉन्गफुली विदाउट रीजनेबल कॉज ऑफ एक्शन के अरेस्ट किया जाना एक प्रकार से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो विद इन 24 आवर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक प्रकार से वॉयलेशन ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 57 का उल्लंघन है, जो कि एक प्रकार से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, जो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का वॉयलेशन है। आईपीसी सेक्शन 340 के अनुसार रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में किसी भी पुलिस ऑफिसर को ऐसा न करने की स्थिति में 1 साल तक की कारावास हो सकती है और 1000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। ये भी दूसरी ओर हमें कुछ ऐसे बिंदुओं पर भी ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, जैसे सीआरपीसी सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 के अनुसार किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ गंभीर मामलों में ही विद मजिस्ट्रेट परमिशन के उस महिला को महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही अरेस्ट किया जाता है। तो हमारे समाज में अपराधों को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के क्राइम है, अपराध हैं, जिनकी अलग अलग प्रकार की सजाएं हैं। आज ये आवश्यकता है कि हमारे समाज में अपराध कम हो, हमारे देश की जुडिशरी न्यायालय उन अपराधियों को समय पर सजा दी जा सके, जिससे कि हमारे समाज में शांति स्थापित हो और हमारी देश की न्यायपालिका पूर्णतः काम कर सके, कार्य कर सके।